and welcome you all in our UPSC CSC 2022 पार्ट 4 वीडियो एनालिसिस में। तो ये हमारा कंटिन्यूएशन रहेगा ऑफ कंटिन्यूटिव पेपर एनालिसिस का, जो कि हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं हमारे यूपीएससी सीएससी 2022 का पेपर, और उसमें ये इस सीरीज में हमारा ये पार्ट 4 रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस कि हम कैसे रियल एग्जाम सिनेरियो में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, हम कुछ कैसे इंटेलिजेंट गैसिंग को यूज करके अपने क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एक डाटा भी मिलेगा, मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मिलती जाएगी साथ ही साथ। और इसमें हम क्वेश्चंस पे हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में कैसे पीवाईक्यूज पे बेस पे क्वेश्चन फ्रेम्स हो सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट फॉर आवर दिस सीरीज। तो हमने अपने पार्ट ऑल थ्री प्रीवियस 3 पार्ट्स में हमने ऑलरेडी अपना 50 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व होगा। 46 या 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 स्क्रीन पे आ चुका है। तो इसमें हमारी बात हो रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो पूछा विद रेफरेंस टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मेजर कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि जो 4 क्वेश्चन फ्रेम किए गए वो बहुत क्लोज टू क्लोज है, और ये आपको मेंस में भी कैसे हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डी। It is an investment made by foreign institutions, investors in the government securities. ये कह रहा है कि it is an investment made by the foreign investment institutional investment। तो मतलब FII, मतलब आपने इकोनॉमिक्स में FDI पढ़ा होगा, FII पढ़ा होगा। तो उसमें वही तो बात कर रहा है कि ये FII है, क्योंकि देखिए अगर आपको इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये FII है, तो इसी में बात हो रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII। तो जब हमारा ये FI का फुल फॉर्म है, मतलब मीनिंग ऑफ FII है, तो ये FDI का कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो सकता है। तो डी वैसे भी एलिमिनेट हो गया। लेट्स सी इट इज अ इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेब्ट सर्विसिंग। अब आपने FDI का फंडा पढ़ा होगा FDI के बारे में, तो वो आपको पता होगा कि ये डेब्ट सर्विसिंग है या नॉन डेब्ट सर्विसिंग है। लेट्स सी रीड बी। इट इज लार्जली नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। अब ये भी पता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस काइंड ऑफ द कैपिटल फ्लो, इतना तो सबको पता है। और अगर इसकी बात करें, इट इज अ इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली। सी देखिए यहाँ पर कैसे यूपीएससी ने वर्ड लगाया, एसेंशियली इन द लिस्टेड कंपनीज। विदाउट लिस्टेड कंपनीज में FDI नहीं हो सकता फंड। इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वैसे भी ये तो कट गया, क्योंकि ये दोनों बहुत सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट है, मतलब इसमें से कोई एक होगा। ये तो पता होना चाहिए कि ये डेब्ट सर्विसिंग है या नॉन डेब्ट सर्विसिंग कैपिटल फ्लो है। तो अगर बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, ये डायरेक्टली इसका डेफिनेशन बता रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज लार्जली नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। आप इसको डायरेक्ट अपने मेंस में चेक सकते हैं, डायरेक्ट चेक सकते हैं, बिकॉज इट इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे शॉर्टेस्ट मीनिंगफुल डेफिनेशन। ओके, तो FDI इज अ लार्जली नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो होता है। और यहाँ पर सेम बात हो रही थी कि ये डेब्ट सर्विसिंग है, और यहाँ बात हो रही है नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल फ्लो इन इटसेल्फ। तुम्हारा आंसर हो गया बी। तो ये आपका एक डेफिनेशन भी है, ये आपका FDI का डेफिनेशन बन जाएगा, एंड ये आपका FII का डेफिनेशन बन जाएगा। यहीं से आपको 2 डेफिनेशन मिल रहे फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव। लेट्स हैव टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा, तो ये 2000 का ही अगर हम बात करें, तो ये CSC 22 का पेपर सॉल्व कर रहे, तो उस समय जब ये 22 में इस यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था। यूपीएससी ड्रॉप दिस क्वेश्चन बिकॉज लेट्स सी द रीजन। फर्स्ट, सॉल्व दिस क्वेश्चन। यूपीएससी ने ड्रॉप किया, लेकिन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम बात हो रही है इंडिया सफर फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट। ये तो सही है ना, क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट वैसे भी बहुत ज्यादा रहता है। इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूल, गोल्ड में, कोल में भी इतना रहता है, राइट। तो इंडिया का जो इम्प्यूट है, इम्प्यूट
बेसिकली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात करें, वो इम्पोर्ट ज्यादा रहता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट पार्ट बिकॉज ऑफ फ्यूल एंड गोल्ड। तो ये तो बात सही हो रही है ना कि करंट अकाउंट डेफिसिट में इंडिया रहता है, ठीक है। इफ इट टॉक अबाउट द फोर, तो फोर इसमें और इसमें है, तो इसको एलिमिनेट हो गई हमारा। अब क्या बचा, 2 4 एंड 1 3 4। लेट रीड 3। India's export of service are more than its import of service. Of course हमें पता है इंडिया is always surpass the एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंडिया की सर्विसेज बहुत ज्यादा ही एक्सपोर्ट में रहती है कंपेयर टू द इम्पोर्ट। तो 3 करेक्ट, जैसे हमारा 3 करेक्ट हुआ, हमारा आंसर आ गया डी, ठीक है। और ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेट्स सी द व्हाई इट इज ड्रॉप। अब यहाँ देखिए कैच यहाँ पर है, इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ आयरन, स्टील, chemical, fertilizer, machineries have decreased in the recent past in recent year। मतलब बोल रहा है कि recent year में ये these of the following sectors के डिक्रीज हुए इंडिया का। अगर इसमें से कोई एक भी या कोई एक दो भी सेक्टर्स डिक्रीज ना हुए हों, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला हो, अपवर्ड अपवर्ड हमें इंक्रीज देखने को मिला हो, तो ये तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट। बिकॉज ऑफ दिस टू स्टेटमेंट यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया बिकॉज ऑफ दिस खिचड़ी पार्ट, कि उन्होंने खिचड़ी बना दी कि आयरन को भी डाल दिया, स्टील इंडस्ट्रीज को डाल दिया, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, और ये भी बोल दिया कि रिसेंट पास्ट में ये सब के सब डिक्रीज हुए हैं रिसेंट ईयर्स में। अगर इसमें से एक भी इंक्रीज हुआ होता तो ये गलत हो जाता, तो इसलिए ये ड्रॉप हो गया। लेकिन अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 1 3 एंड 4। ओके, इसमें बात हो रही है हमारा 53 में। The term West Texas Intermediate, sometimes found in the news, refers to the grade of। अब बात हो रही है वेस्ट टेक्सास। टेक्सास में आपको बात हो रही है, बुलियंस का मतलब पता होना चाहिए, गोल्ड ब्रिक्स को कहते हैं, ठीक है। और रेयर एलिमेंट्स यूरेनियम, बुलियंस, इसका आंसर है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इज एसोसिएटेड विद द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट्स, इसका आंसर है 53। वैसे भी जब टेक्सास के एरियाज, अगर आप रिसोर्स अगर मिनरल रिसोर्सेज की जो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप मिनरल रिसोर्सेज पढ़ते हैं, तो वेस्ट टेक्सास में आपको पता होगा क्रूड ऑयल के बारे में आप पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन कहाँ कहाँ क्रूड ऑयल के डिफरेंट आपको रिजर्वर्स देखने को मिलते हैं, प्रोडक्शन कंट्रीज देखने को मिलेगी, तो उसमें हम पढ़ते हैं ये वाला पार्ट। लेट्स रीड अबाउट द इकोनॉमी फंडामेंटल पार्ट। पूछा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेप्थ इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब नॉन फाइनेंशियल डेप्थ को का आंसर निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन फाइनेंशियल डेप्थ एंड फाइनेंशियल डेप्थ में क्या अंतर है, ठीक है। तो फाइनेंशियल डेप्थ वो होते हैं जो हम बैंक से पर्सनल पर्सनल थिंग्स के लिए, पर्सनल यूटिलाइजेशन के लिए लेते हैं। वैसे नॉन फाइनेंशियल डेप्थ वो होते हैं जब हम वी वांट टू रेज द कैपिटल फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कैपिटल को रेज करना चाहते हैं, तब हम नॉन फाइनेंशियल डेप्थ से लेते हैं। और फाइनेंशियल डेप्थ हो जाते हैं जब हम बैंक से अपने पर्सनल यूसेज के लिए डेप्थ लेते हैं। तो वो हो जाएगा, जो हाउसिंग लोन है तो हमारा पर्सनल यूज हो जाएगा, अमाउंट इन क्रेडिट कार्ड हमारा पर्सनल यूज हो जाएगा, ट्रेजरी बिल्स बैंक इश्यूज करती है तो वो भी हमारा पर्सनल हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे ऑल थ्री करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगा, इससे आपको आंसर आ जाएगा। तो यहीं से हमारा थोड़ा हम अपने डाटास को भी ला रहे हैं, आपको इसी में आपको वैल्यू एडिशन भी मिल रहा है, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन इसी क्लास से आप ले सकते हैं, जिसकी फाइनेंशियल डेप्थ नॉन फाइनेंशियल डेप्थ में अंतर पता चल गया, एफडीआई एफआईआई में अंतर पता चल गया, राइट। तो इसी से आपका एक डाटा डाटा एडिशन भी हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके आंसर्स तक भी पहुंचने का एक एलिमिनेशन इंटेलिजेंट गैसिंग कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। 55 का देखते हैं। इन इंडिया व्हाई सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स कीप अंडर AE IAEA safeguard which others are not। तो बोल रहा है कि सम न्यूक्लियर रिएक्टर सेफगार्ड में क्यों रहते हैं, ठीक है। लेट्स रीड। सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर आर प्राइवेटली ओन्ड, इसलिए वो आधे सेफगार्ड में रहते हैं और आधे नहीं रहते हैं। सम आर ऑपरेटेड बाय द फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड अदर आर ऑपरेटेड बाय द डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, इसलिए वो सेफगार्ड में रहते हैं आधे और आधे नहीं रहते। सम आर इम्पोर्टेड यूरेनियम यूज एंड सम यूज डोमेस्टिक सप्लाईज, अदर है सम यूज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम। अब सी, इसमें पूछ रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर, कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर सेफ गार्ड में रहते हैं। अब देखिए, अगर आप किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं तभी तो वो सेफ गार्ड का स्टैंडर्ड उसमें अप्लाई होता है, ठीक है। अगर बात करें जब आप किसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें लाइसेंसिंग लगती है, कुछ इंटरनेशनल सेफ गार्ड स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं,
तो इससे नहीं लग रहा इम्पोर्टेड यूरेनियम, इसमें लाइसेंसिंग का, इसको चेक रखने के लिए। वेट अ सेकेंड। हाँ यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो इसमें हम बात करते हैं जैसे इम्पोर्टेड यूरेनियम्स होते हैं, जैसे हम कोई चीज को इम्पोर्ट करते हैं उस पे हमारे इंटरनेशनल सेफगार्ड जितने भी अथॉरिटीज होती है उन पे चेक रखती है, लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है टू टू कीप इट इन द चेक। तो इसलिए तो इम्पोर्टेड चीज पे भी तो हमारा कुछ IAE का सेफगार्ड स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, राइट। और बात करें कि स्टेट ओन्ड है, प्राइवेटली ओन्ड है, तो ये तो वैसे भी स्टैंडर्ड होगा अप्लाई, बट आप इंपोर्ट करते हो तो उसमें ज्यादा हाईली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ वी टॉक अबाउट द 56, let's read this. With reference to the trade related investment measures, ट्रिम्स की बात हो रही है, बहुत लोग ट्रिम्स नहीं पढ़ते हैं, WTO के अंदर आता है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो नीचे पढ़ते हैं, लेट्स सी। दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, they apply to the investment measure related to the trade in both। अब देखिए यहाँ पर एक कैच हो जाएगा, both goods and services। अगर आप इसको इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करेंगे तो उसमें एक ऐसा ऑप्शन भी मिल सकता है कि इट इज ओनली रिलेटेड टू द गुड पार्ट और इट इज ओनली रिलेटेड टू द सर्विस पार्ट। एक ऐसा आपको अगर इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन बनाना हो, लेट्स थिंक लाइक अ एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर को इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन बनाना हो तो वो क्या रख सकता है, टू को रिप्लेस करके। दे अप्लाई टू द इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू द ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड बिजनेसेस। तो एग्जामिनर्स को ऐसे भी तो लिख सकता है कि ये बोथ नहीं, ओनली वन में अप्लाई है, लाइक गुड में या लाइक सर्विसेज में। तो यहाँ पर ये इसको चेंज कर सकते हैं इजिली, लाइक। और ये ऐसे अप्लाई क्वेश्चन जो होते हैं जिसको हम फ्रेम कर सकते हैं विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो ये मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली गलत होते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें सिर्फ गुड अप्लाई हो, या हो सकता है इसमें सर्विसेज अप्लाई हो सकता है बोथ भी अप्लाई हो, बट हम इसमें से किसी को अगर हम मोर नेगेटिव वे में देखें कि कौन हमें ज्यादा गलत लग रहा है, तो हम बी को देख सकते हैं, क्योंकि इट इज अ वेरी प्लेन स्टेटमेंट कि दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ओके, लेट्स रीड वन पार्ट। Quantitative restriction on the import by the foreign investment are prohibited। Of course ये prohibited होता है under the TRIPS। तो जैसे हमने 2 को एलिमिनेट किया, ठीक है, हमारा 1 and 3 आ गया, क्योंकि 1 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि 2 को हम अल्टरनेटिव वे में भी फ्रेम कर सकते हैं। तो ये इसको आप बोल सकते हैं इंटर पेपर एनालिसिस, इंट्रा पेपर एनालिसिस, रिवर्स इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं कि हम ऑप्शंस को देख के क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन को डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट फॉर्मेटिंग पैटर्न में यूज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग टेक्निक्स में यूज कर सकते हैं। तो अगर इसको आप देखें तो बहुत इजीली इसको आप चेंज कर सकते हैं कि गुड्स में हो या सर्विसेज में हो। अगर इसका करेक्ट आंसर बताया तो इट इज ओनली इन गुड्स पार्ट, नॉट सर्विसेज पार्ट। तो ये है हमारा इसका आंसर। इफ वी मूव टू 57, आरबीआई का है। इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आपके सारे इकोनॉमी के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। If RBI decided to adopt expansionist monetary policy, means उनको मनी सप्लाई इंक्रीज करना है मार्केट में, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू। देखा कैसे घुमा दिया, मतलब इससे पहले बोला है मनी सप्लाई को मतलब भर भर के पैसा मार्केट में लाना है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है भर भर के पैसा मार्केट में लाना है। अब आरबीआई ऐसा कौन सा काम नहीं करेगी जिससे पैसा मार्केट में भर भर के आए, मतलब इसका उल्टा लाना है। तो पहले हम देख लेते हैं आरबीआई क्या करेगी। अगर इसको मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज करना है तो आरबीआई को अपना क्या अपना SLR बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, CRR उसको कम करना पड़ेगा, राइट। इंटरेस्ट रेट उनको कम करना पड़ेगा, तभी तो इंटरेस्ट रेट जैसी कम होगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखते हैं, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। तो ये हमारा करेगा ना आरबीआई एक्सपेनिस्ट, क्योंकि उसको कट करेगा मतलब कम करेगा, तो एक्सपेनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा मार्केट में, ठीक है। 3 और ये हमने पढ़ लिया, तो 3 करेगा, तो इसमें 3 है, तो मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। लेट्स रीड 1।
कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मैंने कहा ना कट करेगा, एसएलआर को जैसे ही डिक्रीज करेगा तो ये करेगा, मतलब आरबीआई ये करेगा तभी जाके होगा। उसमें बोला आरबीआई क्या नहीं करेगा, मतलब हमारा आंसर हो गया ओनली टू। आरबीआई ये जो बोल रहे हैं ना इंक्रीज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, आरबीआई इसको डिक्रीज करेगा तब ये भी हमारा हो जाएगा कि आरबीआई ये भी गलत हो जाएगा। सी कैसे गलत हो जाएगा, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करना है हमें। हाँ, तो इसके लिए हमें मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज करना पड़ेगा। मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए हमें एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इंटरेस्ट जो हम बैंक ऑफ इंटरेस्ट होता है उन सबको हमें कम करना पड़ेगा ताकि हमारा जो मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो। और ये तो बात हो गया है कि कट करेगा, तो ये तो सही है, ये करेगा, कट करेंगे, ये भी सही करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं इंक्रीज, तो ये नहीं करेंगे, तो आंसर हमारा बी। और उसमें पूछा नॉट करेक्ट, तो आंसर है बी। अगर पूछता करेक्ट तो आंसर हो जाता हमारा 1 एंड 3। तो अगर इसको इस स्टेटमेंट को हमें सही बनाना हो तो इसमें बस इंक्रीज को डिक्रीज कर देना है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इकोनॉमी का फंडा। 58 पार्ट। With reference to the Indian economy after 1991, Indian liberalization, consider the following statement. ठीक है, 4 से पढ़ते हैं। The growth rate in rural employment decrease. हो सकता है स्वैप कर दिया, हो सकता है यहाँ पर अर्बन हो। Let's read other. In rural areas, the growth in non-farm economy increase. Okay, यहाँ से कुछ नहीं पता चल रहा है। Read next. The percentage share of rural areas in the workforce steadily increased. Steadily का मतलब हमेशा ऐसे इंक्रीज ही होके आया है। अगर ये पूछ रहा है कुछ 1991 से बात हो रही है, तो मतलब 1991 से लेके अब ये 2025 25 चल रहा है, तो ये 3 डिकेड्स तो हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर रफली देखे तो 3 डिकेड्स हैज बीन पास, तो मतलब 3 डिकेड से ये ऐसे स्टेडली इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसमें से डाउनफॉल नहीं हो रहा। मतलब इकोनॉमी में तो इतना कोई भी प्रिसाइजली नहीं बता सकता ना कि ये इंक्रीज ही होता गया है, क्योंकि इकोनॉमी इज लाइक यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं कि ऊपर नीचे होना बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, प्रैग्मेटिस्टिक अप्रोच हो जाता है। तो यहाँ जैसे इन्होंने बात किया स्टेडली इंक्रीज, और ये हमारा ट्रैप भी होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हमारे कौन कौन से ट्रैप देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में, तो ये वन ऑफ द ट्रैप होता है जिसमें स्टेडली, इन एसेंशियली, राइट, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। तो जैसे हमने बी को एलिमिनेट किया, एलिमिनेटेड एंड 3 4 एंड 3, तो ऑटोमेटिकली हमारा 3 इज करेक्ट। अब हमें देखना है 4 इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, 1 तो हमने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑफकोर्स क्यों पढ़ना, क्योंकि एलिमिनेट हो गया ना। 3 4 and 3 is only remaining part. Let's read it. 4 part. The growth rate in rural employment decrease. Of course, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है तभी तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है, राइट। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर हमारा बी 3 and 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन से इसमें करेक्ट पूछा है। वन ऑफ द, तो वन ऑफ द है मतलब वन ऑफ द, तो ये मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट भी हो सकता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसीसीबीज, मुझे नहीं पता डीसीसीबीज क्या है, पर पढ़ लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी एग्रीकल्चर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अच्छा डीसीसी का नाम है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डीसीसी इज टू प्रोवाइड फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की बात हो रही है, और इनका कह रहे हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डीसीसी इज टू प्रोवाइड फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ऑफ कोर्स इतने सारे फंक्शंस में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो सकता है इसका, तो ये मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट लग रहा है। लेट्स रीड नेक्स्ट वन। Sorry. In terms of short-term credit delivery to the agriculture sectors, DCCs deliver more credit in comparison to, मतलब बात कर रहे हैं जो हमारे DCCBs है वो ज्यादा क्रेडिट देते हैं in comparison scheduled commercial bank and regional rural bank। मतलब रीजनल रूरल बैंक कम क्रेडिट देता है एज कम्पेयर टू DCCBs टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब सी, आपने इकोनॉमी में टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़े होंगे, उसमें पता चल रहा होगा ये शेड्यूल बैंक्स, तो शेड्यूल बैंक्स किसे कहते हैं, जैसे हमारे HDFC हो गए, SBI हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, हमारा पंजाब नेशनल बैंक, इतने बड़े बड़े कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। और साथ ही साथ इसमें बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, जो कि प्राइमरी रीजनल रूरल बैंक इज
created to facilitate the basically ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के प्राइमरी नीड्स होते हैं, उनके ट्रांजिशन होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रांजिशन होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए रीजनल रूरल बैंक को बनाया गया है। तो कह रहे ये डीसीसीबीस है ना, वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक से भी ज्यादा पैसा देते हैं, क्रेडिट देते हैं, एंड रीजनल रूरल बैंक से भी ज्यादा क्रेडिट देते टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, द प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो गलत हो गया ना, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक इज प्राइमरली और यू कैन से is only created for the these particular specific kind of the activity for the to crediting the agriculture sectors वाले persons को। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, बहुत हाइपरबॉलिक लग रहा है, क्योंकि डीसीसी इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी यू कैन से बैंक एज कंपेयर टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड द रीजनल रूरल बैंक, जो कि उनसे ज्यादा क्रेडिट करें, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक स्पेसिफिकली मेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटीज, राइट। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि कैसे ये गलत है, क्योंकि डीसीबी इज नॉट ओनली मेंट फॉर द, क्योंकि यहाँ पर पहले सेकंड स्टेट में बोलते हैं इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन, इट इज नॉट द ओनली फंक्शन। और जब बात करें रीजनल रूरल बैंक का ही ओनली फंक्शन है कि क्रेडिट देना है प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज को, यू कैन से एग्रीकल्चर सेक्टर्स को। तो जैसे हमारा वन इनकरेक्ट हुआ, हमारा टू इज करेक्ट हो गया, करेक्ट पूछा तो ओनली टू इज करेक्ट। तो कंपैरिजन में जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कंपैरिजन, तो उसको आपको वैसे भी क्वेश्चनेबल होके देखना है कि हो सकता है यहाँ पर स्वैप हो गया हो या कोई यहाँ पर ट्रैप हो, तो आपको कंपैरिजन को थोड़ा कॉशियस होके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है इन इंडिया अंडर द साइबर इंश्योरेंस इंडिविजुअल विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट जनरली कवर्ड इन द एडिशन टू पेमेंट ऑफ लॉस ऑफ फंड टू द बेनिफिट्स अदर बेनिफिट, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है या तो सारे सही है, बहुत इतने बड़े स्टेटमेंट में सारा सही होना बहुत ही कम होता है, लेकिन लेट्स रीड। कॉस्ट ऑफ डिफरेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट, ठीक है, समझ नहीं आया क्या बोल रहा है, लेट्स रीड द नेक्स्ट। The cost of hiring a specialized consultant to the minimize the loss in the case of cyber extortion, ठीक है, ये तो सही लग रहा है ना। Cost of hiring a specialized consultant to minimize the loss in the case of cyber extortion. Cost of new computer if some miscreant willfully damage, देखिए हमें कैच मिल गया, हमें कैच ही ढूंढना था। willfully damage, फॉर एग्जाम्पल आपने कार ली है, कार पे इंश्योरेंस है, आपको कार डैमेज हो गया तो आपको उसके बदले न्यू कार मिलेगा या तो उसको सर्विसिंग करके मिलेगा, ऐसा कुछ फंडा चलता है इंश्योरेंस में। अब इसमें बोल रहे हैं कि आपके पास कंप्यूटर, आपने इसको विलफुली डैमेज कर दिया, मतलब अपने मन से ही इसको तोड़ दिया, आप चाह रहे उसका नया कंप्यूटर लाए, तो ऐसा कुछ एज सच अभी अपने जितना भी अपने ये रियल सिनेरियो में देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि विलफुली आप अपने कुछ प्रॉपर्टी को डैमेज करो और उसको बोले मुझे इंश्योरेंस चाहिए, मतलब मुझे इसका दूसरा पार्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। विलफुली डैमेज इज नॉट कवर अंडर द इंश्योरेंस पार्ट, ठीक है। जैसे हमने 2 को एलिमिनेट किया, हमारा आंसर आ गया 1, 3 एंड 4। हमें नहीं पता था 4 क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ द डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी थर्ड पार्टी फाइल द सूट, अभी तक नहीं पता इंश्योरेंस का पार्ट था, तो लेकिन हमें ये पता था विलफुली डैमेज पार्ट नहीं होते इंश्योरेंस में। जैसे 2 को एलिमिनेट किया, फर्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ गया 1, 3 एंड 4। 61, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बिग क्वेश्चन इजिकल टू बिग स्माइल, क्योंकि इसमें आपको बहुत इजीली ट्रैक्स मिल जाएंगे। लेट्स फाइंड द ट्रैक्स। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टू जनरेट द कैपिटल, राइट। इन्वेस्टमेंट का यही फंडा होता है कि कुछ इन्वेस्ट करें, उसके बदले में हमें गेन हो, कुछ कैपिटल रेज हो, ठीक है। सेटिंग अप अ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट, इसमें कैपिटल है, कैपिटल शो की बात हो रही है, और इन्वेस्टमेंट इस काइंड ऑफ कैपिटल रेज हो रही है यहाँ से। वीवर ऑफ द एग्रीकल्चर लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम, यहाँ से आप बताइए कौन सा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फ्री इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द फार्मर्स, यहाँ पर ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिससे आपको कैपिटल रेज हो रहा है, इसमें तो लॉस में जा रहे हैं ना। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की बात रही, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट। कंप्यूटराइजेशन ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, कंप्यूटराइजेशन डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, ये भी करेक्ट। फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल द क्रॉप, देखिए यहाँ पर कितना हाइपरबॉलिक है, ऑल द क्रॉप्स के लिए आपको करना है, इसमें ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट उन क्रॉप्स पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना आप, सब्सिडाइज करेंगे, जो कि आपको लग रहा है बहुत ही गुड फॉर द सोसाइटी हो जाएगा, जिससे आपको बेसिकली पर्टिकुलर आपको एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। ये ऑल द क्रॉप्स के लिए वैसे ही अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने 1 को एलिमिनेट किया, हमारा आंसर वैसे भी आ गया, और हम बोल ही रहे थे कि हमें 2 एंड 3
करेक्ट लग रहा है, 2 और 3 इसी में था। ठीक है, और उसमें ये इसलिए इनकरेक्ट हो गया क्योंकि फ्री इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा कोई फंडा अप्लाई नहीं हो रहा जिससे आप इन्वेस्टमेंट की तरफ हो रहे हो, जिससे आपको कैपिटल रेज हो रहा फॉर द फर्दर। इससे आपको कोई कैपिटल रेज नहीं हो रहा है, ये एक फ्री बीज की तरह होता है कि हमको फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे दिया जाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा फंडा लगा, देखिए इसमें हमारा लग रहा वेलफेयरिज्म प्लस प्रेगमेटिज्म का अप्रोच लगा। इसमें हमें वेलफेयरिज्म तो देखना है, इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो करना है, बट साथ ही साथ हमें रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल वे में इन्वेस्टमेंट करना है। तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज नॉट अ प्रैक्टिकल वे, और आपको एग्रीकल्चर लोन को पूरा ही माफ कर रहा है, इज नॉट अ प्रैक्टिकल वे, इट इज नॉट काइंड ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू, बिकॉज से आपको कोई फर्दर एसेट और यू कांट रेज कोई कैपिटल नहीं हो रहा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the importance of the interest coverage ratio in farm in India? ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात हो रही है कुछ। लेट्स रीड। अगर मैं आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूँ तो मतलब एक से ज्यादा होता है तो इट इज गुड होता है, और एक से कम होता है तो इट इज बैड होता है बेसिकली। ये फंडा लगता है इसमें। 3 से पढ़ते हैं। द हायर अ बोरिंग फार्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इट इज एबिलिटी टू रिसीव इन इट्स डेप्थ। अब यहाँ पे वर्स है, ये हमें गलत इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना एक से ऊपर होगा वो गुड होगा, और एक से नीचे होगा वो बैड होगा। और इसमें बोला हायर द बोरिंग फार्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हायर की बात हो रही है मतलब एक से ऊपर, तो ये गुड होगा, यहाँ पर वर्स नहीं गुड होगा ये जैसे हमने 3 को एलिमिनेट किया, हमारा 1 2 एंड 2 का है, मतलब 2 इज ऑटोमेटिकली करेक्ट, हमें बस 1 रीड करना है। इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट द इमर्जिंग रिस्क ऑन द फार्म दैट द बैंक इज गोइंग टू हैव लॉन्स सबका। ठीक है, इट हेल्प्स टू in understanding the present risk of the farm that a bank is going to give loan to. Of course, अगर आपको किसी बैंक की औकात पता चल रही है कि ये बैंक अपना बैड बैड लोन्स को अपना कर पाएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए आया था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट पढ़ते हैं आप, बैड लोन्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। उस पर बेस्ड है कि बैड लोन्स को कैसे आप टेकल कर सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कैसे टेकल कर सकते हैं। वन ऑफ द सॉल्यूशन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के थ्रू, क्या आपको बता सकते हैं कि बैंक अपना इंटरेस्ट कैसे किस किस इंटरवल में पूरा फुलफिल करता है, किस कैसे फुलफिल करता है। अगर उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक से नीचे होता है तो मतलब वो बैड बैंक के अंदर आता है, वो अपना फुलफिल नहीं कर पाता प्रोमिस। तो ये वही बात हो रही है, अगर वो प्रेजेंट में नहीं कर पाया तो उसकी पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की सबकी औकात पता चल जाएगी। इफ वी टॉक अबाउट दिस पार्ट कि वो इमर्जिंग रिस्क को भी बताता है, एंड इट इज करेक्ट बिकॉज इट इज अ गुड। अगर उसका हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा तो वो गुड होगा, उसका लो होगा तो वो बैड होगा। तो 3 को एलिमिनेट किया, 2 1 1 इज करेक्ट, तो आंसर है हमारा। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको फंडा पता चल गया, आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पता चल गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में आपको पता चल गया, फाइनेंशियल डेप्थ, नॉन फाइनेंशियल डेप्थ, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, आरबीआई की मेजर्स, राइट। तो इसी में आपको वैल्यू एडिशन भी हो रहा है, आंसर्स भी हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट। ठीक है, इफेक्ट बोल रहा है, ब्रॉडर सेंस में लेके जाना है। इन्फ्लुएंस इफेक्ट इज काइंड ऑफ द वर्ड जो बेसिकली एक किसी फिनोमेना को इफेक्ट कर रहा है, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे फिनोमेना को इफेक्ट करेगा, तो इफेक्ट इज अ ब्रॉडर टर्म में आपको लेके चलना है। ठीक है, तो प्राइस राइस का प्राइस इंडिया में कौन कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाएंगे तो उसका, इसमें बोल रहा है इफेक्ट करेगा, इसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहा। अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है तब भी इफेक्ट है, नेगेटिव कर रहा है तब भी इफेक्ट है, तो बस इफेक्ट को देखना है आपको ब्रॉडर सेंस में। तो ये इफेक्ट करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट की ट्रेडिंग्स भी अफेक्ट करेंगी, गवर्नमेंट की स्टॉक पाइलिंग्स भी अफेक्ट करेंगे, और कंज्यूमर सब्सिडीज भी अफेक्ट करेंगे। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो बेसिकली आपको अफेक्ट वर्ड को ब्रॉडर लेके जाना था, क्योंकि अगर ज्यादा स्टॉक पाइलिंग कर देंगे तो डिमांड उतना नहीं होगा जितना आपका सप्लाई बढ़ जाएगा, तो उसमें प्राइस में भी ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। कंज्यूमर सब्सिडीज दे देंगे, अगर आप प्राइस में ज्यादा सब्सिडाइज कर देंगे राइस को तो उसी का कल्टिवेशन ज्यादा हो जाएगा, राइट। गवर्नमेंट की ट्रेडिंग में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फिनोमेना देखने को मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी वही बात हो गई, फार्मर्स को एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक फिक्स प्राइस पे आपको राइस मिलेगा और आपको पता चल जाएगा, उससे भी इफेक्ट होगा। तो अगर आप पहले 50 रुपए में 1 kg राइस लेते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने एमएसपी फिक्स कर दी,
अब अगर उसको जैसी गवर्नमेंट 60 रुपीज 1 kg राइस पे देंगे तो वैसे भी उसमें प्राइस में इफेक्ट देखने को मिल रहा है थ्रू द MSP पार्ट। तो ये हमारा हो गया ऑल ऑफ द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात हो रही है, ठीक है, करेक्ट की बात हो रही है, फंडा कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। इन द लास्ट 5 year नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन इंडिया साउथ एशिया में। मतलब इंडिया के साथ नेपाल का ट्रेडिंग पार्टनर चल रहा है, वो भी लार्जेस्ट। और अगर साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज रहेंगे? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, आपका इतना बड़े बड़े देश हैं। तो नेपाल, वाई इट इज नेपाल रिलेटेड टू, तो ये वैसे भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको थोड़ा क्वेश्चनेबल होकर देखना है इसे। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। ऑफकोर्स आपको पता है बांग्लादेश और इंडिया के बीच टेक्सटाइल के इम्पोर्ट्स होते रहते हैं। अगर आपने मिनिमम के, ये तो एक जनरल नॉलेज भी नहीं, ऐसे न्यूज में बने रहते हैं कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में टेक्सटाइल एक्टिविटीज कितने हो रहते हैं। सो इट्स करेक्ट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। देखिए यहाँ पर फिर हमें एक कैच मिलेगा, असेंशियली, स्टेडली, कॉन्सिडेंटली, ठीक है। तो ये हमारे कैच वर्ड है। जैसे हमने 1 को एलिमिनेट किया, 1 गॉट एलिमिनेटेड, 2 एंड 3 है। अब 2 एंड 3 में से आपको मोर कौन सा करेक्ट लग रहा है? नेपाल के साथ ज्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर होगा, या क्योंकि साउथ एशिया में बहुत सारे अदर कंट्रीज भी इन्वॉल्व है, या ये टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स रहेगा? तो आंसर हमारा बी, क्योंकि नेपाल इज नॉट है, इसका आंसर यहाँ पर है बांग्लादेश। तो इंडिया इज बांग्लादेश के साथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनकरेक्ट। 55, ठीक है। किसी को नहीं पता था कि यूपीएससी G20 की मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसी 2025 में एंडीज माउंटेन रेंज के बाउंड्रीज पे भी क्वेश्चन आया था। आई थिंक देयर इज अ वन और नाटो के, हाँ यस, नाटो के मेंबर्स पे भी क्वेश्चन आया था कि हुआ मतलब इज द नाटोज मेंबर, राइट। ये यहीं से देखिए थीम्स पता चल रहा है कि पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को भी ला रहे हैं। तो इसका इसका आंसर अगर आपको पता हो तो इसका आंसर है ए, डायरेक्ट आंसर है। पता है तो पता है, मतलब इसमें कोई तुक्का नहीं मार सकते। और इसमें है अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। तो लेट्स यहाँ पर थोड़ा वैल्यू एडिशन कर लेते हैं, कॉन्टिनेंटल वाइज चलते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो G20 के मेंबर्स की बात करें, जो बेसिकली अब G20+1 हो गया 21 बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ द अफ्रीकन यूनियन टू, राइट। तो अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कौन कौन से? यूएसए हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा एंड मैक्सिको का हो जाएगा। साउथ अमेरिका की करें, यहाँ पर हमारा ब्राजील हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। तो आंसर देखिए अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना भी है और मैक्सिको है, हमें यहाँ 2 मिल गए, ठीक है। अगर हम इसकी यूरोप की बात करें, तो यूरोप में हमारा सबसे पहले यूके हो जाएगा ऑफकोर्स, ठीक है। टर्की हो जाएगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन भी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा फ्रांस एंड जर्मनी ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर द यूएन के परमानेंट मेंबर। तो यहाँ G20 के क्यों नहीं होंगे? फ्रांस हो गया यहाँ पर। ऑफ कोर्स इटली, इटली आपको पता है मेलानी जी और हमारे मोदी जी बहुत ही न्यूज में थे उस समय। तो इटली भी हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा। और अगर हम अफ्रीका की बात करें, अफ्रीकन यूनियन भी इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा इंडिया है, इंडोनेशिया है, फिर चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, रशिया है, और यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो ऐसे आप कॉन्टिनेंटल वाइज याद कर सकते हैं रफ मैप में। तो हमने देख लिया अर्जेंटीना, देख लिया मैक्सिको, देख लिया साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन के ही पार्ट है, साउथ अफ्रीका एंड अफ्रीकन यूनियन एंड द टर्की। ये हो गया हमारा। इसमें न्यूजीलैंड पार्ट नहीं था, यहाँ पर मलेशिया पार्ट नहीं है इसलिए गलत है। ईरान पार्ट नहीं है, सऊदी अरेबिया, यस, सऊदी अरेबिया भी ऑल्सो पार्ट, सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो पार्ट। वियतनाम इज नॉट अ पार्ट, इंडोनेशिया पार्ट है, जापान है, सिंगापुर नहीं है, साउथ कोरिया पार्ट है। तो यहाँ पर हमारा सिंगापुर की वजह से गलत हो गया, वियतनाम एंड ईरान की वजह से गलत हो गया, एंड यहाँ पर न्यूजीलैंड एंड मलेशिया की वजह से गलत हो गया। लेकिन हमारे लिए अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की इज करेक्ट। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि G20 कॉन्टिनेंटल वाइज ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया, यस।
देखते हैं, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू द फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। ठीक है, किसान क्रेडिट स्कीम है, शॉर्ट टर्म है, मतलब ज्यादा कोई मनी सप्लाई इतना नहीं होगा क्रेडिट फार्मर्स को अंडर दिस स्कीम। तो इसमें कौन कौन सा पर्पस फुलफिल हो जाए? कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली हाउस एंड सेटिंग ऑफ द विलेज स्टोरेज फैसिलिटी। मतलब ये बात हो रही है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की, जो कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट होगा, तो मतलब इसमें इतना बड़ा मनी नहीं मिलेगा। और आप बोल रहे हैं कि विलेज कोल्ड स्टोरेज। अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, ये ऑप्शन की फॉर्म में आया था कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में हमने बात की थी ना, सेटअप ऑफ द स्टोर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। तो ये देखिए यहाँ से कैसे पिक हो रहा है क्वेश्चन, तो ये थीम काइंड ऑफ रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड है, उसको जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिलेगा, जो बेसिकली अप टू 3 लाख तक की बात करता है। अगर आपने स्कीम्स एंड गवर्नेंस में पढ़ा होगा तो आपको लगा 3 लाख में उनका फैमिली हाउस एंड विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बन जाएगी। तो ये प्रेगमेटिक अप्रोच नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं साउंड कर रहा है ये इतना। ठीक है, हो सकता है वेल्फेयरिज्म की अप्रोच हो, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम इसको चलो देखते हो सकता है कि नहीं, इसको वैसे एलिमिनेट करते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, ऑफकोर्स पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस तो इंक्लूड हो ही जाएंगे, क्योंकि प्री हार्वेस्ट देन कल्टीवेशन, प्री कल्टीवेशन, कल्टीवेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न में देखेंगे तो ये बस पोस्ट हार्वेस्ट की बात कर रहा है। कंजप्शन रिक्वायर्ड ऑफ फार्म हाउस होल्ड, ऑफकोर्स कंजप्शन हो जाएगा फार्म हाउस होल्ड के लिए। परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स। जितना मुझे पता है ट्रैक्टर्स और ये मिनी ट्रक्स है बेसिकली 5 to 10 lakhs के बीच में आता है, और आपको पता है आपको 3 लाख तक का किसान क्रेडिट शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है इसके अंदर कि आप ट्रैक्टर ही खरीद ले डायरेक्ट, वरना सारे किसान ट्रैक्टर ही खरीद लेते। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फार्म एसेट, ठीक है, फार्म एसेट हो सकता है। अब इसमें मुझे सबसे हाइपरबॉलिक है ना, ये 2 वाला लग रहा है। मैं 2 को एलिमिनेट करा, जैसे मेरा आंसर आ गया 1, 3 एंड 4। मुझे नहीं पता था बाकी करेक्ट है कि नहीं। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस कैन बी कम अंडर द शॉर्ट टर्म क्रेडिट। इफ यू टॉक अबाउट दिस इज ऑल्सो कम अंडर द शॉर्ट टर्म क्रेडिट, बट मिनी ट्रक ले लेना, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड ट्रक्स ले लेना इज नॉट कवर अंडर दिस पार्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने 2 को एलिमिनेट किया, मेरा आंसर आ गया 1, 3 एंड 4। तो ये जैसे बिग क्वेश्चन था, बट हमें ट्रैक इजिली मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देखिए, यहाँ पर आपको स्वैप का अच्छा पता चलेगा कैसे स्वैप यूज किया जाता है। स्टेटमेंट है, करेक्ट पूछ रहा है, ऑप्शन। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर्स। अगर आप इस जर्नी में बने होंगे, न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे, नाउ 2022 की बात हो रही है, तो वहां पर उस समय की बात CPI को अडॉप्ट किया था। WPI पहले से ही बना हुआ था, उसको उसको रिप्लेस करके CPI को अडॉप्ट किया गया था। तो 3 हमारा करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर है 1, 2 एंड 2। तो 2 इज ऑटोमेटिकली करेक्ट, हमें आंसर ध्यान देना है 1 पे। तो WPI does not capture change in the price of the service, which CPI does. Of course, it is correct. The weightage of the food in consumer price index CPI is higher than the wholesale index. Of course, ये one of the reason था, तभी उन्होंने RBI ने CPI को WPI को CPI से रिप्लेस किया था, क्योंकि ये कंज्यूमर इंडेक्स का ये वेटेज कर देता था फूड एंड सर्विसेज में, और यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज इंक्लूड थी। इसलिए आंसर हमारा 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, और 3 इज इनकरेक्ट। 68 का देखते हैं। ठीक है, हाँ यस, 68 का क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही बोल सकते हैं ट्रेडिशनल, अब आप तो बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेडिशनल यूपीएससी का थीम है कि वो रिवर्स एंड फ्लोज पूछते हैं। रिसेंटली तो आप ऐसे 3 कॉलम्स आ रहे हैं, अगर आप इसको कॉलम बनाए तो ये 2 कॉलम आ जाएगा, 3 कॉलम्स आ रहे हैं। अभी तो ये जैसे रिवर आएगा, फ्लो इनटू आएगा, आप लोकेशन भी पूछ रहे हैं यूपीएससी। ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ हो तो ज्योग्राफिकल फीचर भी ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये काइंड ऑफ आपको संकेत मिल रहा है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स रीड कि फिर की मैच पूछे। ठीक है, अब जामेजी रिवर है, अब आपने मैपिंग की होगी, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो हमारा, ये हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो इधर कहीं से जाम्बेजी रिवर निकलता है और इंडियन ओशन में फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंडिया का कुछ पार्ट है, यहाँ पर हमारा सऊदी अरेबिया, जैसे ये मैंने ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है कि जाम्बेजी इंडियन ओशन में करता है फ्लो। और मेरी आप वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज भी आप फॉलो कर सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया सारे कौन से रिवर्स कौन से बिग ओशन में फ्लो करते हैं।
ठीक है, 4 करेक्ट है, तो 4 हमारे ये आ गया। तो ये सारे हमने काट दिए। अब हमारा आंसर है ये, या तो 3 एंड 4 करेक्ट है, तो 1 2 एंड 4 करेक्ट है। लेट्स रीड वोल्गा, किंग एंड मेकॉन्ग। अभी देखिए यहाँ पर, ये तो नाम से तो याद नहीं आ रही, ये थोड़ा याद था क्योंकि हमारे इंडिया से रिलेटेड है। मेकॉन्ग देखा, अंडमान सी, ठीक है, ये इंडिया है, यहाँ पर अंडमान है। फिर इधर से कोई रिवर आ रही है जो अंडमान सी में गिर रही है। अब यहाँ से कोई रिवर आती है तो ऑफकोर्स हम भरते हैं ना, हमने पूरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है, उसकी मैपिंग पढ़ी है, ड्रेनेज पैटर्न पढ़े हैं, सारे माउंटेन रेंजेस पढ़े हैं। ठीक है, तो हमें अगर इधर से कोई रिवर आती है इंडियन अंडमान सी में, तो हमें पता चलती है वो मेकॉन्ग नाम की, क्योंकि खुद ही ये चाइनीज और थोड़े ये चाइनीज फिलीपींस मलेशियन साइड्स के लग रहे हैं। तो ये तो इनकरेक्ट होगा, जैसे हमारा 1 इनकरेक्ट हुआ, हमारा आंसर वैसे भी इसमें परफेक्ट होता है, आंसर आ गया 3 एंड 4। अगर इसकी बात करें तो साउथ चाइना सी में मिलती है ये, और ये हमारी थिंग्स रिवर नॉर्थ सी में मिलती है, ये हमारी साउथ चाइना सी में मिलती है। वोल्गा एंड जामेजी इज करेक्ट। वोल्गा इज फ्लो इन कैस्पियन सी एंड जामेजी इज फ्लो इन इंडियन ओशन। तो देखिए हमने कैसे एलिमिनेशन किया, और यू कैन से नॉट इज इट इज एलिमिनेशन, इट इज अ इंटेलिजेंट गेसिंग, क्योंकि हमें पता था जामेजी इंडियन ओशन से कनेक्टेड है। मेकॉन्ग इज नॉट कनेक्टेड विद द अंडमान सी, मेकॉन्ग इज कनेक्टेड विद द साउथ चाइना सी, ठीक है। और इफ वी टॉक अबाउट द थेम्स, इट इज नॉट कनेक्टेड टू दिस, इट इज कनेक्टेड टू नॉर्थ सी, और इट इज करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट में आपको क्या याद करना है कि आयरिश सी ऑप्शन में तो देखना है कौन सी रिवर आयरिश सी में फ्लो करती है और कौन सी रिवर अंडमान सी में फ्लो करती है, एंड कैस्पियन सी में और कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती है, वोल्गा के साथ और कौन सी रिवर्स एसोसिएटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 69 क्वेश्चन, कैसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ये है, तो देखते हैं। इन द केस ऑफ सीरियल एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट एंड यूटी एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। सी, फिर से आगे नेवर राइज मतलब राइज तो हो सकता है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल फिनोमिना है कि किसी भी मार्केट में इन्फ्लेशन के हिसाब से प्राइस राइज हो सकता है, हाई हो सकता है, प्राइस लो हो सकता है। और एमएसपी इज ऑल्सो इज कनेक्टेड विद द मार्केट प्राइस का फिनोमिना पे। तो नेवर राइज ऐसा बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है कि हो सकता है, देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द प्राइस, राइट। तो ये इनकरेक्ट हो गया। In the case of all cereals, pulses and oil seeds, the procurement of minimum support price is unlimited. अनलिमिटेड की बात कर रहे हैं कि आप कितना भी प्रिक्योर कर सकते हैं, यू नो। यहाँ पर जितने भी स्कीम्स एंड पॉलिसीज अप्लाई होते हैं वहां पर सब रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इट इज अ पॉलिटिकल टर्म बट देयर इज एक्जिस्टेड वन, तो वहां पर होते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो अनलिमिटेड कर देंगे। अभी आप डब्ल्यूटीओ का देखेंगे, डब्ल्यूटीओ के भी जितने भी ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स होते हैं उसमें भी अनलिमिटेड नहीं होता, इज सम रिस्ट्रिक्शन ओवर देयर कि वहां पर डोमेस्टिक सप्लाईज को डिस्ट्रक्शन ना हो जाए। तो ये अनलिमिटेड तो नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट आंसर हमारा नीदर 1 नॉर 2, ठीक है। देखिए कितनी इजीली तरीके से आपका आंसर आ गया। ऊपर ऊपर से बहुत टफ लग रहा था कि ओ एमएससी में क्या क्या फंडा है, क्या क्या प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर हमने जैसे ट्रैप्स को पकड़ा, नेवर एंड अनलिमिटेड, तो आंसर आ गया हमारा नीदर 1 एंड 2। अब ये थोड़ा फंडा है जो कि आपको पता होना चाहिए, फिर भी देखते हैं इसमें से कौन कौन से आ सकते हैं। इकोनॉमी के है, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स की बात हो रही है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात हो रही है, कॉल मनी की बात हो रही है, जीरो कूपन बॉन्ड्स की बात हो रही है, राइट। लेट्स सी, इनमें से पढ़ते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बेयरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू द कॉर्पोरेशन, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड्स की बात हो रही है। लेट्स सी, नहीं पता। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर द इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, इंटेलिजेंस गेसिंग भी करेंगे, तो इसमें आपको नहीं लग रहा कि कॉल मनी मतलब फोन पे ही मनी मांग रहे हैं, और ये शॉर्ट टर्म, फोन पे शॉर्ट टर्म के लिए मनी मांग रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, कि कॉल पे आप मनी मांग रहे हैं, ऐसे काइंड ऑफ द। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको करेक्ट लग सकता है, क्योंकि मेरी मतलब मैच भी कर रहा है, फ्लो में जा रहा है कि कॉल मनी है, शॉर्ट टर्म है, ऐसे भी नहीं बोला कॉल मनी लॉन्ग टर्म क्रेडिट सपोर्ट दे रहा है। शॉर्ट टर्म है फाइनेंशियल एंड इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। हमने 3 को जैसे करेक्ट माना, 3 को करेक्ट माना, तो आंसर हमने एलिमिनेट कर दिया। 1 3 2 3 एंड 4। लेट्स रीड। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज द लॉन्ग टर्म। अब देखिए यहाँ पर कैच क्या है, या तो ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, या तो ये इसी के द्वारा इशू हो सकता है, ठीक है।
तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंटल इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द कॉर्पोरेशन, ठीक है। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, राइट। अब यहाँ पर ये देखते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड, इसका आपको लग रहा है जीरो क्यों होगा? कोई भी आप बॉन्ड परचेस करते हैं, कोई बिल परचेस करते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स, कोई भी शॉर्ट टर्म, जैसे कि यहाँ पर सर्टिफिकेट डिपॉजिट, उसमें काइंड ऑफ द आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसमें भी बात हो रही है कि इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स है, और यहाँ पर जीरो लिखा है, तो जीरो से आपको लग रहा है ना इसमें या तो कुछ कमी होगी, या तो जीरो लेवल पे होगा, या तो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होगा, या तो आपको घाटे में या तो प्रॉफिट में हो रहा हो, ठीक है। तो जैसे आप करेंगे कि इसमें इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं भी तो हो सकता, तभी तो उसका नाम है जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। तो इस फंडे से देखेंगे, तो आप जैसे ही 4 को एलिमिनेट करेंगे तो आंसर आपका 1 3 तो आ जाएगा। आप एक ये आइडिया भी लगा सकते हैं, और दूसरा आइडिया ये लगा सकते हैं कि हो सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज, और कमर्शियल पेपर इज फॉर द लॉन्ग टर्म पेपर। ये इंटरस्वैप भी तो कर सकते हैं ना, राइट, ऐसे भी हो सकता है। फिर में स्वैप करना बहुत इजीली, और जैसे मुझे पता है 3 करेक्ट है। जीरो के ऊपर वर्ड लग रहा है, हो सकता है इंटरेस्ट बेरिंग ना हो, लॉन्ग टर्म हो, राइट, इसलिए कुछ जीरो नाम है, तो यहाँ से आप 1 एंड 3 करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली आपको पेपर में डिफेंड करना पड़ेगा, यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ, यू नीड टू डिफेंड एंड अटैक, ठीक है। तो अटैक करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, राइट, और डिफेंड करने के लिए आपको अपनी इंटेलिजेंट गैसिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड पे भरोसा करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव द फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। ओके, ठीक है। कुछ लग रहा है एंशिएंट इंडियन का पार्ट हो गया, आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात हो रही है, अगेन पेज की बात हो रही है। सारे करेक्ट होना बहुत ही मुश्किल है, लेट्स सी। उपासका, उपासका, वो आपने पढ़ा होगा, उपासक, उपासका मतलब उपासक, उपासना करना, किसी की उपासना करी, भगवान की हम उपासना करते हैं, काइंड ऑफ द वी आर द डिवोटीज ऑफ द गॉड, ठीक है। उपासना से उपासक लग रहा है, उपासना इज काइंड ऑफ द प्रोसेस, उपासक इज द एक्टर इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, राइट। तो इसमें जिसकी बात हुई उपासक, लिव फॉलोवर ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये इससे मोर प्रोबेबली करेक्ट लग रहा है कि उपासना मतलब लिव फॉलोवर्स होते हैं जो डिवोशन में होते हैं। श्रमणा, श्रमणा ट्रेडिशन, अब जैसे आपको पता होगा कि ये जो हमारे बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका सेक्ट क्यों निकले थे, क्योंकि ये एंटी वैदिक थे, ठीक है। एंड श्रमणा ट्रेडिशन से ही इमर्ज हुए थे। तो बात करें प्रिस्ट विद द हाईएस्ट स्टेटस, ऑफ कोर्स वो एंटी वैदिक थे, एंटी, ये वैदिक कल्चर की पार्ट थी कि प्रिस्ट एंड हाई स्टेटस की बात करते थे, और जो ये श्रमण थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका सेक्ट, ये श्रमणिक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे, बिकॉज दे आर द एंटी वैदिक, एंटी वैदिक, ओके। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये कलेक्ट है, ये एस्थेटिक थे, ठीक है। एंड द परिव्रजका विद द रिनर एंड वंडरर्स, ठीक है। तो ये जैसे हमारा करेक्ट इनकरेक्ट हुआ 2, आंसर आ गया 1, क्योंकि श्रमणा इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, जैनिज्म, एंड दे इट इज नॉट रिलेटेड टू द हाई कास्ट ऑफ द प्रीस्ट, राइट। लेट्स सी 72। इंडियन एलिफेंट की बात हो रही है, अगेन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक ऑफ द स्पीशीज पे बात कर लेते हैं वो, ठीक है। ठीक है, अभी रिसेंटली उन्होंने फॉक्स समथिंग पे बात की थी, एंड देन उन्होंने लायंस पे बात की थी, टाइगर्स की बात हुई है, राइट, रिसेंटली पेपर से उसमें एलिफेंट की बात हुई है 2022 के सीएससी के पेपर में। लेट्स रीड, अमंग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला, फैक्ट है, ठीक है। तो आपको इसको क्वेश्चन में रखना है कि ये हो सकता है करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो। तो अगर आप इसमें आप अगर थोड़ी मैं अगर विदाउट नॉलेज का पार्ट की बात करूँ, अगर मैं विदाउट नॉलेज से इसको सॉल्व करूँ तो मैं कैसे करूंगी सॉल्व। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन टू द कार्विंग एज ऑफ द 40 years ओनली, मतलब वो 40 years तक ही कार्विंग कर सकती है, उसके बाद नहीं। अगर वो 40 years 1 day हुआ तो, 40 years 2 day हुआ तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो इनकरेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ओनली वर्ड डाल दिया है, तो मैंने इनकरेक्ट माना, ठीक है। 2 3 1 2 and 2 4 is correct, automatically 2 is correct. The maximum gestation period can be 22 months. अब आपको ये याद भी रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर पूछ सके तो आपको याद हो। तो 2 is correct। अब बात करते हैं 4 and 1। The leader of an elephant group is female। ये बहुत जनरल बात है, इसमें कोई ऐसे फैक्चुअल बात नहीं हो रही है, ठीक है। आपने नेशनल ज्योग्राफी देखी होगी ना, जिसमें स्पीशीज की बात होती है ना, जियो वाली एक टेलीविजन होती है ना,
चैनल होता है उस पे, ठीक है। तो उस पे देखिए ये बात हो रही है, या तो केरला में ही मिलते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट, उसमें बात हो रही है कि लीडर होती है फीमेल ग्रुप की, एलिफेंट ग्रुप की। तो मोस्ट प्रोबेबली आप किसके साथ जाना चाहेंगे, मोर जनरल स्टेटमेंट के साथ या मोर फैक्चुअल? हो सकता है केरला ना हो, असम हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, राइट। तो जैसे हमने इसको इनकरेक्ट किया, हमारा 1 and 2 इज करेक्ट आ गया, और आंसर है ये कर्नाटका है। अगर इसको मैं करेक्ट करूं, और कर्नाटका, ये केरला इज कम अंडर द थर्ड लाइन में, कर्नाटका पहले है, उसके बाद असम है, एंड देन केरला, ठीक है। ये सही है कि लीडर ऑफ द ग्रुप फीमेल होती है एलिफेंट ग्रुप की। उनका मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स होता है, और ये इनकरेक्ट है, 40 ईयर्स की बियॉन्ड भी जा सकती है, और ये मैंने आपको करेक्ट बता दिया, तो आपका वैल्यू एडिशन भी हो गया है। 73, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन? सी, अगर आप इसको ऐसे पढ़ते ना कि कावेरी बेसिन में कौन कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया, ओ आई नीड टू रिमेम्बर दिस, वायनाड है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं, ऐसे पढ़ते तो आपको करेक्ट इनकरेक्ट बहुत ही ज्यादा होता, ऑफकोर्स इनकरेक्ट होता। तो यू नीड टू ड्रॉ द मैप फर्स्ट, ठीक है। अब कावेरी बेसिन, अब आपको पता है कावेरी रिवर originated फ्रॉम द कर्नाटका ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका ब्रह्मगिरी हिल्स है। अब इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स पढ़ के आ रहा है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, तो उसमें ड्रेनेज पैटर्न पड़ा होगा। तो ब्रह्मगिरी कर्नाटका से होते हुए वो कुछ ऐसे और ये ऐसे केरला तमिलनाडु से सब होते हुए यहाँ से मतलब फ्लो कर देती हैं, ठीक है। अब जैसे कि पापीकोंडा नेशनल पार्क में पता है आंध्र प्रदेश में है, सत्यमंगलम तमिलनाडु में है, वायनाड हमारा और ये केरला में है, नागरहोल इज इन कर्नाटका, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी, बात हो रही कौन कहाँ कहाँ से फ्लो करता है। अब से यहाँ पर बेसिन की बात होगी, रिवर इज लाइक दिस, बेसिन इज लाइक दिस, मतलब बेसिन का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत वास्ट होता है। तो यू नो, यू डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ ओवर दिस ओनली, यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस, लाइक फुल बेसिन की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको बस फिर से ड्रॉ करूँ, यहाँ पर मेरा हो गया, और कुछ ज्यादा ऊपर चली गई मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कर्नाटका से ब्रह्मगिरी से होते हुए आ रहा है केरला तमिलनाडु से होते हुए ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कहीं एक भी है, हमें तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटक। अब सत्यमंगलम हमारा तमिलनाडु में है, केरला हमारा वायनाड केरला में है, पपकोंडा यूपी में, अरुणाचल प्रदेश एंड नगर प्रदेश कर्नाटक। तो जब कर्नाटका से कावेरी बेसिन फ्लो हो रही है, तो ऑफकोर्स कर्नाटक पार्ट ऑफ द वन तो आएगा, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दिया, वन आ रहा है। पापीकोंडा तीसरी, इसको हम देखते हैं कि सतमंगलम, मतलब वहां पर ड्रॉ तमिलनाडु में जाके ही पानी में जा रही है ना, फ्लो कर रही है, तो तमिलनाडु पार्ट आ गया, सत्यमंगलम इज पार्ट ऑफ दिस, तो आंसर है ये, ठीक है, इसका एलिमिनेट हो गया। एंड वायनाड ऑफ कोर्स बेसिन की बात हो रही है, ये पूरा बेसिन है, तो वायनाड इज पार्ट ऑफ द केरला, एंड केरला से फ्लो हो रही है, तो ये हो गया हमारा 4, तो ये हो गया। एंड पापीकोंडा इज अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, और ये यहाँ से नहीं जा रही है, तो आंध्र प्रदेश नॉट द पार्ट ऑफ द देश, तो आंसर हमारा 1, 3 एंड 4। और बहुत ही रेयरली होता है कि आपको ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो, इसलिए मैं इसको वैसे भी नहीं मानने वाली थी, मैं इसको पहले ही काट देती, बट ऑफकोर्स फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसको रखा यहाँ पे ऑप्शन में। तो जैसे मैंने ऐसे किया, यहाँ से फ्लो कर रही है कर्नाटका से, तमिलनाडु से, केरला से होते, इनकी बेसिन बहुत लंबी है, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, और मुझे पता चला ये यहीं से फ्लो कर रही है, तो 1 आ गया, ये एलिमिनेट। सत्यमंगलम वहां पर फ्लो कर रही है, तो ये भी आ गया, तो 3 इज ऑल्सो देयर, तो इट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, वेनाड पार्ट ऑफ इट, तो ये आ गया आंसर हमारा 4, एंड पापीकोंडा इज आंध्र प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश over there। तो ऐसे मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Indian biodiversity, ठीक है, सिलोन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रेट चिंड मिमीवेट, व्हाइट थ्रोन्ड रेड स्टार। और इसमें पूछ रहा है एम्बियंस है, रेप्टाइल्स हैं, प्रीमेट्स हैं एंड बर्ड्स हैं। आपने इतने इतने डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज की बात हो रही है, रेड कलर के व्हाइट थ्रोड रेड स्टार होंगे, मिनीवेट होंगे, ग्रे चिंड, इतने कलरफुल आपने किस स्पीशीज पे बात की होगी? बर्ड्स पे, रेप्टाइल्स पे आपको लग रहा है किसी ग्रेट चिंड हो गया। हाँ, ऐसे बर्ड्स पे ही बात करते हैं, अगर आप उसको थोड़ा जनरल वे में जा रहे हैं विदाउट एनी नॉलेज पार्ट, तो अगर आपको इसको सॉल्व करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप रिस्क ले सकते हैं कि जो इतने डिफरेंट कलरफुल स्पीशीज के क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, वो बर्ड में वैरायटी ज्यादा होती है, ठीक है। रेप्टाइल्स में आपको इतनी नहीं मिलेगी, रेप्टाइल्स का सेम कलर होता है, बर्ड में लेकिन डिफरेंट कलर, उनके विंग्स कलर डिफरेंट होते हैं, उनके उनके थ्रोट्स डिफरेंट होते हैं, उनके चिन डिफरेंट होते हैं, लाइक उनके फेदर्स डिफरेंट होते हैं, तो आप ऐसे लेके जा सकते हैं। और वैसे भी
वाइट थ्रोन रेड स्टार्ट से ही लग रहा है कि होगा। अगर यहाँ पे फ्रॉग माउथ से आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कोई रेप्टाइल एम्बियंस हो, पर इसमें नहीं जाना आपको। बारबेट हो रही है, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंट में मिनी वेट की बात हो रही है, और आपने स्पीशीज में पढ़ा होगा तो मिनी वेट इज काइंड ऑफ द बर्ड। ठीक है, अगर आपको उसको थोड़ा नॉलेज बेस पे जाना है तो आंसर जाएगा हमारा बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75। Which one of the following protected areas is meant for further conservation of the subspecies of the Indian swamp deer Barasimha that thrives well in the hard ground, that is exclusively ग्रामीणी वॉर्स पे तो घास फूस दबा के खाता है। बारहसिम्हा की बात हो रही है। थाल छपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो राजस्थान में है, तो यहाँ से आपको याद भी रखना है, राजस्थान में थाल छपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुदुमलाई, ठीक है, मलाई मलाई बर्ड, मानस असम के एरिया में कान्हा नेशनल पार्क, तो मुदुमलाई आपके आ जाएगा और तमिलनाडु के पार्ट में। ठीक है, तो बारहसिम्हा का पार्ट हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क, मानस की तरफ नहीं है, क्योंकि आपको कान्हा के एरिया में ही बारहसिम्हा के देखने को मिलेगा। जैसे एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात होगी वहां पर, तो आप एक 2021 के पेपर में आप देखेंगे, हम 2021 के पेपर में पढ़ेंगे एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे। ठीक है, तो उसका पूरा नाम पढ़ेंगे स्पीशीज रिलेटेड, तो वहां से कनेक्ट हो जाएगा, तो आंसर है हमारा कान्हा नेशनल पार्क। तो यस, इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी ऑफकोर्स। तो नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा जो हमारा वीडियो हो जाएगा यूपीएससी सीएससी 2022 का पार्ट 4 तो दिस वन पार्ट 5 में हम इसको इस पेपर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, इसमें आपका वैल्यू एडिशन भी हो रहा है, आपको इसमें इंटेलिजेंस गैसिंग की भी बात हो रही है कि कैसे आपको ऑप्शंस को पहले लेके चलना है, एलिमिनेट करना है, विद नॉलेज विदाउट नॉलेज, एक्सटर्नल सोर्सेज इंटरनल सोर्सेज, जहां से भी आपको आंसर तक पहुंचने का रास्ता मिला, प्लीज डू अडॉप्ट इट एंड ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज इस काइंड ऑफ द आपको पैटर्न बताते हैं कि यूपीएससी क्या पूछता है, राइट। पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू स्टिक विद योर स्टैटिक पार्ट, राइट। So these are my ways of telling things which is important part to prepare for this exam, right? So thank you everyone for watching this session and stay tuned for our next classes. Thank you everyone.